वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज से नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करें बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जिसमें आपका क्या आएगा, पूरा आपको भारतीय जो संविधान है उसके बारे में, इसके बारे में पूरा ही पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों ही सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। वैल्यू एडिशन कोर्स में सेमेस्टर 2 वाले बच्चों को लगा हुआ है। ठीक है, VAC NEP के तहत। NEP क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो नए सिलेबस आ रहे हैं, नई सारी PPT आ रही है, उसके हिसाब से है ये। ठीक है, न्यू सिलेबस है। यूनिट 1 करेंगे। BA प्रोग्राम वाले बच्चों का भी लिए है ये, और BA हॉनर्स वाले जो बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए भी है ये। सिलेबस सेम है, अलग अलग उसमें लगा हुआ सब्जेक्ट। अब देखो, आपके टोटल 3 यूनिट हैं। ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, सारे ही आसान टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स को आपने पहले भी 11th-12th में सारा किया हुआ है। ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या है, कानून का शासन क्या है, शक्तियों का विभाजन, पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा पूरे देश में, जो आपकी भारत सरकार है वो कैसे चलेगी, भारत पूरा काम कैसे करेगा, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सार्वभौमिक अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें, वोटिंग पावर क्या होती है, बेसिक है बिल्कुल। पहला क्या है यूनिट आपकी, भारत का संविधान, एक परिचय। संविधान से स्टार्ट करना है आपको कि संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आईडी पे मैंने आपके सारे फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे भेज रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रखे हैं। मेरे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे भेज रखे हैं। स्टडी मटेरियल सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं ना, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर, सारे 6 सेमेस्टर पढ़ाती हूँ मैं, उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन आपका मेरा। अब स्टार्ट करेंगे संविधान का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कि भारत का संविधान ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। क्या है यह? एक लिखित दस्तावेज है। क्या है ये? कि ये दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो लिखित है, एक बुक है, रूल बुक है, जो सरकार और उसके संगठनों को मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्ति और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकार का, कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करती है। क्या लिखा हुआ आसान भाषा में? ये जो आपका संविधान है, जिसको बनाने में मेन अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। इन सब ने मिलके देश को कैसे चलाना, उसके लिए एक ऐसी बुक बना दी जो इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है अब तक का। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है, लिखित है। ठीक है, और उसमें क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मौलिक अधिकार क्या है, किसको कितने अधिकार मिले गए हैं, न्यायपालिका के पास कितने अधिकार है, कार्यपालिका के पास कितने अधिकार है, विधान पालिका वालों पे क्या क्या अधिकार है, कानून कैसे बनेंगे, एक एक अनुच्छेद सब कुछ लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी हमें आगे डीप में पढ़ना है। ठीक है, और इसे क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया था, मतलब बना दिया गया था। 49 में बन के तैयार हो गया था। 47 में हम आज़ाद हुए, 48, 49, 2 साल का समय बाद क्या है, ये पूरा बन के तैयार हो गया था। पर क्या है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी को 1950 को ये लागू हो गया था। तो टोटल इसमें टाइम लगा कितना पूरा बनने में? 11 मंथ और 18 डेज। ठीक है, 11 मंथ 18 डेज, इसको लिख लीजिए। ये बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि कितना समय लगा आपका संविधान बनने में। ये भी पूछ सकता है कि संविधान कब बना और लागू कब हुआ, दोनों डेट में फ़र्क है। ठीक है, अब ये कि जो आपका संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, आपको पढ़नी है। ये जो आपकी सारी 18 चीज़ें लिखी हुई ना, ये सारी चीज़ें अभी आपको इस वाले चैप्टर में पूरी आगे सारी डीप में करनी है। कि सबसे बड़ा लंबा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने सारे क्या हैं, अनुच्छेद हैं। जब मूल संविधान बना था तब भी थे और बढ़ते चले गए। एक बार मूल संविधान समझा देती हूँ आपको। मूल संविधान का मतलब है कि जो बना, जो बिल्कुल रॉ था, जो आपका नया था बिल्कुल, जब वो बना था 1950 के टाइम पीरियड पे, तब वो कैसा था? तब उसमें क्या था बेटा, 22 तो भाग थे, भाग माने पार्ट्स थे। ठीक है, 8 आपकी अनुसूचियां थी और 395 आपके अनुच्छेद थे। इसको लिख लो, ये क्या थे? अनुच्छेद थे। इतने क्या थे? इसके भाग थे। और 8 कितनी थी? अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब करंट सिचुएशन में अब कितने हो गए हैं? अब क्या है, बढ़ गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। इसके 22 से कितने, 25 भाग हो गए हैं। 8 सूचियां थी, अब 12 सूचियां हो गई हैं। ठीक है, और आपके अनुच्छेद बढ़ के कितने हो चुके हैं अब? 470। इसको लिख लीजिए। विभिन्न स्रोतों से विहित मतलब क्या, अलग अलग स्रोतों से लेकर बनाया गया। जैसे देखो, हम सबसे एंड में आज़ाद हुए, हमसे पहले सारे देश ऑलमोस्ट आज़ाद थे, हमारे बाद छोटे छोटे नए देश आज़ाद हुए, 100+ देश। ठीक है, हम एंड के टाइम पीरियड वाले में आज़ाद हुए हैं। ठीक है,
सबसे एंड में ये मान लो तुम, हमसे पहले बहुत सारे देश अमीर थे, सब कुछ उन्होंने अपना पूरा विकास कर लिया, विकसित देश थे वो। अब हमारा क्या है, हमसे पहले सारे संविधान बन चुके थे, तो लोगों ने हमें क्या बोलने लग दिया कि विभिन्न स्रोतों से मांग के बनाया, उधार का संविधान है तुम्हारा तो, कि तुमने तो मांग के बनाया है। तो जो बी आर अम्बेडकर जी, सबको पता है कितने समझदार थे, उन्होंने इस बात का जवाब दिया है कि अब एक बात बताओ, संविधान जब बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, तो जो रूल जो सबके होते हैं वो हमारे ही होंगे, हम कहाँ से अलग रूल ले आए। अब इसमें बचा ही क्या है, जब सबके बन गए हैं ऑलरेडी, तो हम जब अपना खुद का बना रहे हैं तो हमारे और उनके मैच हो रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। इसमें ये उधार का संविधान बोलने वाली बात ही क्या है। रूल्स तो रूल्स ही रहेंगे। मान लो ये सड़क है, इस पे सीधा जाना है सबको, तो हम भी तो सीधा ही जाएंगे, हम ऐसे घूम घूम के थोड़ी ना जाएंगे, हम भी सीधा ही जाएंगे, तो रूल तो यही रहेगा ना। इसमें ये कौन सी बात है कि जो इंसान पहले गया था वो ये बोले कि भाई तुम तो मेरी चीटिंग कर रहे हो, तुम ऐसे आ रहे हो। उसे ये बोलो कि ऐसे ही जाते हैं इस रास्ते पर और ऐसे ही जाएंगे। तो जैसे सबके संविधान थे ना, वैसे ही हमारा भी संविधान है, संविधान में सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अब ये इसको ये कहा जाता है कि विभिन्न स्रोतों से लेकर बनाया गया है, थोड़ी अच्छी चीज़ें उसकी ले ली, थोड़ी अच्छी चीज़ें उसकी ले ली, थोड़ी अच्छी चीज़ें, ऐसे सबके संविधान से अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं, ऐसे बोला जाता है। पर ऐसे ये गलत बात है, संविधान में तो रूल्स ही होंगे, और रूल्स तो देखो सबके सेम ही होते हैं, हम ऐसे उधार के संविधान वाली कोई सिचुएशन नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या है, नम्य और अनम्य का समझिए। नम्य और अनम्य में क्या है, कठोर और लचीला। नम्य मतलब क्या होता है, लचीला, और अनम्य मतलब होता है कठोर। कैसे लचीला, कैसे है, देखो जब हम आज़ाद हुए तब की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। तो अब क्या कि नई सिचुएशन के हिसाब से आप नए कानून बना सकते हो, पुराने वाले कानूनों में संशोधन आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं सारी। और कठोर क्यों, क्योंकि उस जो प्रोसेस है ना चेंज करने का, वो इतना भी आसान नहीं कि तुमने एक दिन में चेंज कर दिया, लंबा प्रोसेस है। तो क्या है, कठोर है। अगर आपको बदलना है तो आप बदल सकते हो, पर क्या पूरा प्रोसेस जो है उसे अपनाना पड़ेगा, वो प्रोसेस बड़ा है। तो ये हो गया एकात्मक की ओर झुकाव। एकात्मक की ओर झुकाव क्या है बेटा, हमारा जो संघवाद है ना, हमारे जो देश है उसमें क्या है, संघवाद है। संघवाद का मतलब क्या होता है, सत्ता जो है बटी हुई है, किसी एक के पास सत्ता नहीं कि कोई एक ही बंदा उसके पास सारी पावर है, कि सिर्फ केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं है। राज्यों में अलग अलग सरकारें भी हैं, जहाँ से बीजेपी जीती वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी ने अगर जीता, जैसे हमारा ले लो, दिल्ली का ले लो, दिल्ली में हम जीते हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो अब ये कि ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तरफ है केंद्र सरकार और दूसरी तरफ है राज्य सरकार। मगर केंद्र की तरफ झुकाव, एकात्मक की तरफ झुकाव, एकात्मक सरकार जो थी उसकी तरफ झुकाव है। क्यों, केंद्र ज़्यादा पावरफुल है राज्य के हाथ हिसाब से। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाए कि राज्य ये कह रहा है और केंद्र ये कह रहा है, तो मानी फिर केंद्र की जाएगी अंत में, क्योंकि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है हमारे देश में। पर क्या है, संघवाद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र है, राज्य भी है। यही सारे टॉपिक हमें आगे डीप में पढ़ने हैं। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझा रही हूँ। भारत की संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था आगे बढ़ेंगे कि संसद क्या है, लोकसभा एक तरफ, दूसरी तरफ राज्यसभा, पूरी व्यवस्था की संसद क्या है, कैसे है, ये पढ़ना है। संसदीय संप्रभुता की न्यायिक सर्वोच्चता के लिए सामान्य के न्याय के लिए न्यायालय भी हमारे पूरे बने हुए, न्यायालय वाला टॉपिक पढ़ना है। न्यायपालिका आएगी, मौलिक अधिकार का टॉपिक भी आगे आएगा कि आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, 6 के 6 डीप में पढ़ने हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, इसके ऊपर तो पूरा यूनिट 3 है आपकी, इसी पे ये मौलिक कर्तव्य के ऊपर। ठीक है, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारे यहाँ पे क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। संविधान की विशेषता क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी एक धर्म को फॉलो करने वाले नहीं है। जो हमारा भारत है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये किसी एक धर्म को फॉलो करवा रहा है, कोई भी धर्म आप मान सकते हो, जो भी आपका दिल है। एक से ज़्यादा धर्म मान लो या कोई धर्म भी मत मानो, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारा दिल है वो आप कर सकते हो। धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक उस पर आधार पे नहीं। जैसे पाकिस्तान है, वो इस्लामिक देश है, उनके यहाँ पे इस्लाम ही चलता है और कोई धर्म नहीं चलता। जो दूसरे धर्म के मंदिर वगैरह भी है तो वो चल नहीं पाते, वहाँ पे है ही नहीं, ना के बराबर है, और जो है भी उनकी बुरी हालत है, ऐसे है। अब यहाँ पे क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। संविधान की सबसे अगर अच्छी चीज़ कुछ है तो ये है कि वोटिंग पावर है, कि 18+ वाले सारे वोट डाल सकते हैं। ठीक है, कि कोई रोक टोक नहीं कि ये लड़की है, लड़का है, ये ऊंची जात वाले, नीची जात है, वोट सब डाल सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी क्या है, एक विशेषता है, सबसे बेहतर अगर कोई देखी जाए तो। इसके बारे में भी आगे में पूरा पढ़ना है कि पहले इसकी एज क्या थी, 21 थी, फिर उसे घटा के 18 कर दिया गया। ठीक है, एकल नागरिकता, कि हमारी एक ही नागरिकता, पूरे देश में हम भारत में रह रहे तो हमारी एक ही नागरिकता, ऐसा नहीं कि जो हमारे केरल वाले लोग हैं उनकी अलग नागरिकता है, हमारी अलग है, एक ही नागरिकता है, एक। ठीक है, स्वतंत्र निकाय, सारे निकाय के स्वतंत्र है। आपातकालीन स्थिति का प्रावधान है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ गया, वॉर हो जाए, कुछ खतरनाक चीज़ हो जाए, तो कौन कैसे संभालेगा, उसके बारे में सारे प्रावधान है। त्रिस्तरीय सरकार है, 3 स्तर पे सरकार है। एक तरफ क्या है आपका केंद्र, जो सबसे पावरफुल है, फिर उससे छोटा क्या है, राज्य सरकार है, फिर सबसे छोटी क्या है, पंचायती सरकार है। 3 स्तर पर है हमारी सरकार है, सिर्फ एक के पास में पावर नहीं है, 3 स्तर है हमारी सरकार की। सहकारी समितियाँ,
IAS वाले होते हैं ना, सहकारी समितियाँ, अलग अलग विभाग, अलग अलग समितियाँ बनी हुई है। जनसत्तात्मकता, इसमें मतलब क्या है, जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जनता के पास पावर है, हम लोगों के पास है मेन पावर। हम वोट डालेंगे, जो भी बंदा खड़ा हो रहा है वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा हमारे हाथ में। अगर हमने वोट डाला तो जीतेगा, वरना हार जाएगा। ये पूरे सारी, यही आपका पूरा चैप्टर जो यूनिट 1 है आपकी, यही है। इसके बारे में मैं आगे एक एक करके सारा पढ़ते हुए जाना है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपका पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मौलिक अधिकार इंसान के विकास के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ है तो मौलिक अधिकार है। क्योंकि अगर ये 5 मौलिक अधिकार नहीं मिले तो जीवन, जो व्यक्ति है उसका विकास हो ही नहीं पाएगा, कभी वो ढंग से रह ही नहीं पाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। जिन्होंने संविधान बनाए, संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने ये अधिकार दिए कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 जो ये अधिकार है ये मेन है, ठीक है। अब इनके उल्लंघन पे क्या है, न्यायालय में हम जा सकते हैं और अपने अधिकारों के हनन के लिए हम वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई हमारे 5 मौलिक अधिकार है, उसमें से इसका हनन हुआ है, ठीक है। अब ये क्या, संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। टोटल हमारे अब तक कितने भाग हो चुके हैं, 22 थे पहले, अब कितने होंगे, 25 भाग हो, जिसमें से जो थर्ड वाला भाग है उसमें लिखा हुआ है ये, जिसमें से क्या है, मौलिक मौलिक रूप से 7 अधिकार का वर्णन किया गया था। 7 थे, पर 6 कैसे हो गए, ये भी एक स्टोरी है। देखो, जो 7वां अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार था, पर उससे ना दिक्कत आ रही थी देश के विकास में। क्योंकि अब देखो, हाईवे बनाना है, लोगों की संपत्ति बीच में आ रही है, तो उनको वहाँ से हटा के शिफ्ट तो किया जाएगा। क्योंकि देश को बनाने के लिए हाईवे बनाने, रोड बनाने हैं, पूरा का पूरा आपको क्या, एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे लाइन ले जानी है, इन सब चीज़ों के लिए देखो ये वाली चीज़ तो होती ही है। सरकार को अगर देश बनाना है, आगे ग्रोथ करनी है, तो लोगों को इधर से शिफ्ट किया जाता है। पर ये कि उनका गलत नहीं किया जाता, उनको उनका पूरा पैसा दिया जाता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रहने का स्थान दिया जाता है। ऐसे नहीं कि उठा के हटा दिया कि आप जहाँ मर्जी जाओ, जगह उन्हें दी जाती है। पर अब इससे दिक्कत आ रही थी, वो लोग जगह नहीं छोड़ रहे कि हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार है, कैसे होगा। तो ये जो दिक्कत आई ना, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जो 7वां मौलिक अधिकार था ना, उसको हटा के उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार के दायरे से उसे हटाया गया, क्योंकि उससे दिक्कत आ रही थी। पर ये जो बाकी के 6 हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से 5 मौलिक अधिकार हैं। छठा क्या है आपका, 5वें जो ऊपर वाले मौलिक अधिकार है ना, उनकी रक्षा के लिए, उसका भी हम आगे करेंगे। तो इसमें से अब क्या है, जिसका उल्लेखित इतने इतने अनुच्छेद में किया गया, ये अनुच्छेद बता रहे हैं जिसके अधिकार है ये वाले सारे, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा, ये सारे क्या हैं, अधिकार बताए गए हैं। अब इसमें क्या है, 44वें संशोधन करके अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जो 7वां अधिकार में मैंने बोला, उसको 44 संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसे हटा दिया गया, क्योंकि वो दिक्कत कर रहा था। देश के अगर विकास में दिक्कत आ रही है तो फिर उसे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, रख दिया गया। ये अधिकार रूप से मौलिक है, किसी भी सरकारी संस्थाओं का अधिकारों का हनन के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कोई भी आपका अधिकार आ रहा है, उसका हनन हो रहा है, जैसे मान लो समानता का अधिकार है, पर कोई किसी ने आपके साथ भेदभाव कर दिया कि नहीं भाई, ये बच्चा ज़मीन पे बैठेगा, ये ना नीचे जाति का बच्चा है, समानता के साथ उसको व्यवहार किया ही नहीं गया उसके साथ, उसको नीचे बिठाया जा रहा है, बाकी सारे ऊपर बैठ रहे, तो वो न्यायालय डायरेक्ट जा सकता है कि समानता का, मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, मुझे ज़मीन में बिठाया गया, मुझे समानता नहीं दी गई। तो आप क्या है, न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हो, सरकार आपकी मदद करेगी। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध के, कोई भी आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना करे, उसके खिलाफ। धार्मिक स्वतंत्रता का, कोई भी धर्म को आपको मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। संस्कृति, अपनी जो भी आपकी संस्कृति है, आपका कल्चर, आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा फ्री है, कोई भी सरकारी स्कूल में जो बच्चे अगर जाते हैं उन्हें रोक नहीं सकता कि तुम यहाँ नहीं आओगे, कोई भी जात का हो, कोई भी बच्चा हो। सरकारी स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है उसे एडमिशन हर हाल में मिलेगा, चाहे सीट ना हो पर दिया जाएगा एडमिशन। इसलिए ये कि वहाँ पे 100 संख्या में बच्चे बैठे हुए होते हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, जो नगर निगम वाले का स्कूल है। शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार है, फ्री, सब कुछ फ्री होता है वहाँ पे, बुक्स भी मिलती हैं, कॉपीज भी मिलती है, सब दिया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा जो है ये अच्छा अधिकार है। जो ये 5 है ऊपर के, इनकी रक्षा के लिए इसको बनाया गया, छठा सबसे बड़ा अधिकार जो है, कि आप ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ले जाके न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो और अपने लिए रिट जारी करवा सकते हो। उसका मतलब क्या होता है कि भाई मेरे इन 5 में से किसी भी एक अधिकार का, जो भी आपका हनन हुआ है, उसके बारे में आप बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, अब आप मेरा क्या है, न्याय दिलाओ, ठीक है, पूरा उसके हेल्प की जाएगी। अब पहले चीज़ हो गई आपकी, अब क्या है, राज्यों के नीति निर्देश तत्व, संविधान की विशेषता में सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो मौलिक अधिकार वाली थी। अब सेकंड नंबर पे ये क्या है, राज्यों के नीति निर्देश तत्व। ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे रूल्स हैं, ऐसे डायरेक्शन है, नीति निर्देश तत्व बोलते हैं ना, निर्देश मिला है कि ये करना है, ऑर्डर मिला है,
निर्देश ये दिया गया कि तुम्हें ये करना है, निर्देश देना, आपको रास्ता दिखाना कि करना क्या है। ये है आपके राज्य के नीति निर्देश तत्व जो बताते हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व जो कि लोकतंत्र संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, ये सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। आयरलैंड वाले जो है उनके संविधान में ये वाली चीज़ आई है, वहाँ से वाली चीज़ उठाई गई है, ये वाली चीज़ हमारे उसमें ऐड की गई है। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं, संविधान जैसे जैसे बना उसके साथ विकसित हुए हैं। ये इन तत्वों का कार्य एक लोक कल्याणकारी राज्य को बनाना है। लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए सरकार हो, ऐसी सरकार को बनाना। राज्य से यहाँ पे वो वाला स्टेट का मतलब नहीं है, सरकार के लिए है कि सरकार के नीति निर्देश तत्व के सरकार क्या करेगी, सरकार को क्या क्या कैसे कैसे करना है, सब कुछ उनको डायरेक्शन देना। ठीक है, ये तत्व उसको बताते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का रूप दिया गया है। भाग 4 में लिखे हुए हैं ये। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद में शामिल है। इतने अनुच्छेद में ये वाली पूरी बात बताई गई है कि जो आपकी सरकार है उसको डायरेक्शन दे रहा है ये कि कानून निर्माण जो है ना, इसको ध्यान में रख के करें। इसमें सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए हैं। राज्य के लिए क्या है, निर्देशन है, डायरेक्शन है कि आपको क्या क्या करना है लोगों की भलाई के लिए, जनता की सुख सुविधा के लिए। जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, आर्थिक समानता हो गई, सामाजिक समानता हो गई, सारी हर जगह पे जहाँ लोगों की भलाई के लिए काम करा जाए, ये सारी बातें राज्य के नीति निर्देश तत्वों में बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रहा है आपका बेटा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी ऐसे कर्तव्य, ड्यूटीज जो आपको करनी ही है, आपको करनी चाहिए। हम अगर देश के नागरिक हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय गान है जब वो बजे तो खड़े हो जाओ। कितने मिनट का है, 52 मिनट का है। अगर खड़े हो जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अपने राष्ट्रीय गान की आप इज्जत नहीं करो तो फिर कौन करेगा, है ना। तो आपका जो नेशनल एंथम है उसकी, आपके नेशनल फ्लैग की, इन सारी चीज़ों की क्या है, इज्जत हमें खुद करनी है। इसमें सिर्फ कर्तव्य हैं जो आपको बताए गए कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको, जनता को, नागरिकों को कैसे कैसे रहना है। पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, हमें पेड़ नहीं काटना है, हमें जल को साफ रखना है। ये सारी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, ये सारी वो है मौलिक कर्तव्य। एक बेसिक क्या है, कर्तव्य बोलते ना कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करूँ। भाई बोलते भाई ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की रक्षा करें, ऐसे। तो ऐसे हमारा कर्तव्य बनता है हम देश के प्रति एक अच्छी भावना रखें, देश के लिए खिलाफ ना बोलें, और ये जो 11 पॉइंट लिखे हुए हैं इनको माने। अब इनको एक एक करके पढ़ रही हूँ मैं। और ये बेटा की जो यूनिट 3 है आपकी, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर है, मौलिक कर्तव्य के ऊपर ही है, उससे इसमें और कुछ नहीं है। तो ये कि कर्तव्य क्या है जो आपको करना है, आपका ड्यूटी है, करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी ऐसी चीज़। तब क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। जो आपकी रूल बुक है, जो आपकी संविधान है, उसको मानो, उसके खिलाफ नहीं जाना हमें। और अगर गए तो फिर पुलिस बैठी हुई है, फिर सबको पता पुलिस क्या कर देती है, फिर करे और उसका आदर्श का करे। संस्थाओं के राज्य का ध्वज, राज्य ध्वज हमारा फ्लैग जो है, हमारा राष्ट्रीय गान का आदर करें। जो हमारी जितनी संस्थाएं हैं, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारी जितनी संस्थाएं उन्हें हमें उनका आदर करना है, नेशनल फ्लैग का करना है, और नेशनल हमारा जो एंथम है उसका ही हमें क्या है, आदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो हमारा वो आंदोलन चला था इतना खतरनाक, 200 साल तक हम जो गुलाम रहे थे, उस वक्त कितना खतरनाक था। 1875 से जो स्टार्ट हो गया था, 1857 से जो स्टार्ट हो गया था, 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है, तब से स्टार्ट हो गया था और आगे तक जो चला, कितना लंबा चला, उसको ना हमें भूलना नहीं, उसे अपने दिल में सजो के रखो, उसका पालन करो कि देश प्रेम रहे। मेन बात क्या है सेकंड पॉइंट की, कि देश प्रेम आपको दिल में रखना है। भूल मत जाओ कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही मिली है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ा तब मिली है। भारत की प्रभुत्ता, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा, हमारे देश की क्या है, एकता को बनाए रखो। कुछ ऐसा नहीं करना कि हमारी एकता को खतरा हो जाए, कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल दिया, फिर पता चला लड़ाई हो गई। ऐसा कुछ नहीं करना, तमीज़ से, इज्जत से रहना है। ठीक है, देश की रक्षा करनी है, हमें हमारे देश की रक्षा करनी है, चाहे कुछ हो जाए। ज़रूरत पड़ने पे अगर आपको लड़ना भी पड़े तो लड़ लो। ज़रूरत पड़ने पे अगर वो और जैसी सिचुएशन है तो लड़ने के लिए भी तैयार हो, कि इस देश के लिए आपको जान देनी पड़ सकती है, और दे दो, देश के लिए तो दे रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें आएंगी।
भारत के सभी लोगों में, बहुत मतलब सब बड़ी बात है, देश के हिसाब से है, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और सामान्य भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना। भ्रातृत्व क्या होता है बेटा? संस्कृत में भाई को भ्राता कहा जाता है, वो वाला भाईचारे की जो फीलिंग है ना, उसे बनाए रखना है। हमारा देश कैसा है? हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, तब उस विभिन्नता के कारण लड़ाई ना हो कि पता चला आपस में ही लड़ रहे हैं, नहीं, हमें उस विभिन्नता को संजोए रखना है। इतनी अगर जो डाइवर्सिटी, तो कोई बात नहीं, हमें एक साथ मिल के रहना है। ये देश सबका है, हम सबका है, तो हमें क्या है? मिलकर रहना है, उस भावना को हमें बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? इसमें क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और इसका परीक्षण करें। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, हमें उसको हर हाल में पालन करना है, उसे खत्म नहीं होने देना, उसकी इज्जत प्लस पालन करना है। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करें। मतलब क्या? आपको जितने भी वन्य जीव वगैरह ने मारना नहीं है, पेड़ पौधों को ख़त्म नहीं कर देना, पानी को ख़राब नहीं कर देना, सारी क्या है आपकी जो प्रकृति है ना, उसको आपको ढंग से रखना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है आपको खुद को। इतना तो देखो खुद ही होना चाहिए। लोग पता क्या करते हैं? पेड़ों के पास जाके उसको, पेड़ों को खोद खोद के अपना नाम लिख देंगे, एक दिल सा बना देंगे, अपनी माशूका का नाम लिख देंगे या खुद का नाम लिख देंगे। भाई तुम्हें क्या मिल रहा है? पेड़ तुम्हारा खराब हो रहा है, क्यों कर रहे हो? पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहेंगे, कुछ ना कुछ गंद मचाते रहेंगे पानी का, नहीं करना। पानी की इज्जत करो, वो पीने का पानी है। पानी खत्म हो जाए तो क्या पियेंगे फिर? हम स्टिंग थोड़ी ना पीते रहेंगे ज़िंदगी भर। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेशियस चीज़ों में से आती है पानी। तो ये कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हमें प्रकृति से मिली है, जैसे हम खुद निर्माण नहीं कर सकते, उन चीज़ों की इज्जत करो, जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, जलवायु वगैरह, कि वायु प्रदूषण इतना नहीं करना, कंट्रोल करो वायु प्रदूषण को, कि किसी भी हाल में उसको रोको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति की रक्षा करना, ये हो गया। एड्स क्या कह रहा है आपका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानात्मक की भावना का विकास करना। मतलब क्या है? आपको विकास करना है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, सुधार की भावना रखनी है, आगे मतलब साइंटिफिक तरीके से आगे जाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान अपना बढ़ाना है। ये नहीं है एक ही जगह पे बैठे हुए अटक गए, आगे की तरफ आपको बढ़ना है, आपका मौलिक कर्तव्य है। ज्ञान को अर्जित करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, जहाँ आज आप उसको हो उससे आगे बढ़ना है, यहीं पे बैठे नहीं रह जाना। ठीक है, बढ़ाना है ज्ञान को। नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति में क्या होता है बेटा? आपके जो सारे रोड वगैरह हैं, जो आपके ये पोलर ये लगे होते हैं ना, पोल्स वगैरह, जो सरकार की तरफ से हैं, सार्वजनिक है, जो सबके लिए हैं, सार्वजनिक में पार्क वगैरह भी आते हैं, ये सारी चीज़ों को ना लोग ख़राब करते हैं। सरकार ने भी इतने अच्छा सा डेकोरेशन करवाई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, पेड़ पौधे लगवाए थे, बहुत अच्छे अच्छे गमले लगवाए थे, इतने सुंदर लग रहे थे वो। लोगों ने क्या करा? गमले लेके भाग गए, गायब, गमले चोरी, ख़त्म। अब क्या करे सरकार? अब इसमें सार्वजनिक थी ना, वो सार्वजनिक संपत्ति थी, लोगों ने उसी को चोरी कर लिया। अब सरकार क्या करे? जो ये आपके रोड वोड है सारे, इनको ख़राब नहीं करना। सार्वजनिक संपत्ति में बहुत सारी चीज़ होती हैं, जो आपके घूमने फिरने के जगहें होती हैं, लोग इन्हें भी गंदा करते हैं। वही वो जो मैं बोला ना, दिल बना के नाम लिख देते हैं। वहाँ भी जाके लाल किला वगैरह वाले जो एरिया है, इसमें घूमने जाते हैं, टिकट सस्ती है, यहाँ जाके उस पर जाके अपना नाम लिख के आ रहा है, लो हमारा नाम लिख दिया। भाई क्या मिल रहा है तुम्हें? अपना नाम लिख के उसे ख़राब मत करो। सार्वजनिक संपत्ति में आती है, वो दोबारा नहीं बनेगी। ताजमहल को भी लोगों ने इतना गंदा कर रखा, मतलब ये हर जगह लोग जाके गंदा करके ही आते हैं। तो ये कि सार्वजनिक जो आपकी नहीं है ना, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, जो बाहर है रोड पे, जिस दिन अपने घर से बाहर कदम रखते हो उसके बाद जितने जो एरिया आता है ना सार्वजनिक में, यहाँ रहा है, उसमें जाके तुम्हें उसे ख़राब नहीं करना। ठीक है, बसेस हो गई, रेलवे हो गई, आपकी सार्वजनिक है ना, आपकी थोड़ी है। लोग उसको भी इतना गंदा करते हैं, पता नहीं क्या क्या आदत से सामान चोरी करके ले जाते हैं, कुछ नहीं बचता तो उसमें कुछ करके ही आते हैं, खुर्द खुर्द के। क्या मिलता है लोगों को? नेक्स्ट क्या है आपका? कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और की ओर बढ़े और सतत प्रयास करें। मतलब क्या? विकास करना है देश को। अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो तो आप विकास ही कर सकते हो, कि आप देश की तरक्की में हेल्प करो, विकसित करो देश को। आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फिर यहीं पे रह के काम करो, तो क्या है? देश का ही विकास होगा। डॉक्टर्स इंजीनियर हमारे यहाँ बनेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं? पढ़ाई तो यहाँ करते हैं, फिर बाहर जाके अमेरिका वगैरह में वहाँ काम करते हैं। अपनी जो सुविधा का टाइम आता है, जो आपको पे बैक का टाइम होता है, वो वहाँ जाके करते हैं। पढ़ाई तो यहाँ करी, पर चलिए फिर वहाँ जाते हैं। अब देखो वो उनकी इच्छा है, कुछ नहीं कर सकते, पर ये कि बेहतर यहीं रहो और यहाँ रह के अपनी सुविधाएं आप दो, देश का विकास होगा। जितने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ होंगे, जितने अच्छे इंजीनियर्स यहाँ होंगे, हमारे यहाँ भी यहाँ विकास होगा। लास्ट आपका 11th क्या है? माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 साल के बच्चे के हेतु
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, माँ बाप को ये संरक्षण, जो भी उसका गार्डियन है, जो भी उसका ध्यान रखने वाला है, 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या फ्री शिक्षा हर हाल में दिलानी है। सरकार की तरफ से फ्री शिक्षा है, कोई पैसे नहीं है, फ्री जो स्टडी है ना वो दिलाया। अब देखो सरकार ने स्कूल खोल दिए, बुक्स फ्री है, खाना दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, हर चीज़ देते हैं, ज्योमेट्री पेंसिल रबड़ कॉपी सब देते हैं, सब कुछ आता है उनके पास। पर ये कि अब घर थोड़ी ना आएंगे आपके बच्चे को सामान देने, स्कूल में लेके तो उस बच्चे को आपको ही आना पड़ेगा। तो माता पिता और जो भी इस बच्चे की रक्षा करने वाला है, संरक्षण है, अगर माता पिता नहीं है, भाई बहन जो भी हो, उसका काम है, उसका दायित्व है उस बच्चे को एडमिशन इन सरकारी स्कूल्स में दिलाना। और ये अच्छा ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई तो देखो अच्छी ही होती है। ठीक है, ये आपके क्या है 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। टोटल कितने हैं आपके 11 हैं। और ये किस में उसमें लिखे हुए हैं, किस अनुच्छेद तक किस में लिखे हुए हैं वो बता रही हूँ। आपका जो अनुच्छेद आर्टिकल है 51A से लेकर के तक, A to K तक है ये। ठीक है, अगर आप इसको 1 to 3 ना पढ़ के ABCD पढ़ो तो एक तक जाएगा, ABCDEFGHIJK। ठीक है, ये पूरे A to K तक है। अगर आप A to K लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 11 भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये गलत मत कर देना। 51A में है, ये 11 है, और ये सारी आसान सी बातें, इनको एक बार पढ़ के फटाफट आप लिख लो ताकि इनको ना भूलो, क्योंकि यूनिट 3 भी पूरी आपकी यही है, उसमें यही है, पूरी यूनिट में यही है, बस मौलिक कर्तव्य क्या है ये बताया गया है आपको। अब ये भारत में ये भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़े गए, कमेटी बिठाई गई जिसका नाम क्या था, स्वर्ण सिंह समिति, इसको लिख लो। अब इसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जो आपके ये हैं इनको जोड़ा गया, टोटल 10 थे ये, फिर एक क्या है प्लस हो गया, जो ये वाला है ना लास्ट बिल्कुल, ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए बोला गया, ये लास्ट हो गया। 11 है टोटल है, अब इससे ज़्यादा नहीं, टोटल आपकी 11 है, 10 + 1 का ये है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति ने बनाए हैं, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये कमेटी थी, उन्होंने बनाए। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी ये जो 11 है इसमें खासियत क्या है कि नैतिकता के ऊपर आधारित है, लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि कैसे करना है काम, कैसे रहना है, ये सारी बेसिक बातें हैं। नैतिकता है, नागरिकों के दायित्व वो बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई इतना वो तो बनता है, तुम इस देश में रह रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तुम्हें एजुकेशन मिल रही है, तुम्हारा घर परिवार है, तुम इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो यहाँ वहाँ, है ना, तुम्हारा इतना तो बनता है हक कि तुम इतनी चीज़ें करो कि इन सब चीज़ों को फॉलो करो, देश को तुम्हें ख़राब नहीं करना। अब ये क्या ओनली भारत वाले पर लागू होते हैं, ये सारी जो चीज़ें भारत वाले पे होंगी, कोई अगर बाहर से फॉरेनर यहाँ घूमने आ रहे हो तो उस पर ये सब चीज़ें क्या लागू होंगी। ये तो देखो बेसिक है कि वो गंदा ना करे किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ख़राब ना करे, ये सब तो चीज़ें हैं। पर ये कि ये जो है कि पढ़ाई वगैरह और कि आपको इज्जत करनी है इन सब चीज़ों की, बाहर वाले बंदे हमारे उसकी इज्जत क्यों करेंगे, राष्ट्रीय गान पे वो क्यों खड़े होंगे, उनके मन में क्या दिल से भावना होंगी, और संजो के वो क्या रखेंगे। जो सारे टॉपिक रहते कि आपको जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको संजो के अपने दिल में रखना, वो क्यों रखेंगे दिल में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ भारतीय लोगों के लिए बेसिक बेसिक बताई गई हैं। और ये जो प्रकृति वगैरह वाली, ये तो देखो नॉर्मल बात है, हम किसी और देश में मान लो हम भी घूमने जा रहे हैं तो हम वहाँ जाके थोड़ी ना उनकी प्रकृति को ख़राब करेंगे, हम घूमने फिरने जा रहे हैं अच्छे तो घूम के आएंगे। ये बातें हैं कि हमारे भारत वालों पर लागू होती हैं। बट अब एक और चीज़ कि ये ना न्याय औचित्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि न्याय जबरदस्ती, न्यायालय में जाकर जबरदस्ती करके न्यायालय में किसी भी आधार पर इसको लागू नहीं कराया जाता जबरदस्ती, इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लो जनगण मन हो रही है, किसी की तबीयत खराब है, वो खड़ा नहीं हो पाया जनगण मन में, या उसको सुनाया नहीं आया, उसने ध्यान नहीं दिया, वो जनगण मन में अगर खड़ा नहीं होता तो न्यायालय उसे सज़ा थोड़ी ना देगा। अगर वो नहीं खड़ा हुआ राष्ट्रीय गान पे तो क्या कर सकते हैं। ये बात सिर्फ बोली गई है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम मानो, तुम नहीं भी मान रहे तो तुम्हें कोई सजा तो मिलेगी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज की तुम इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है उसकी, तो फिर क्या कर सकते हैं। लोग करते हैं 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को आप देखो घरों के बाहर जाके जो तिरंगा आपका झंडा होता है जमीन पड़ा होता है, लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि ये इतने झंडे खरीदी क्यों रहे हो। सिर्फ 15 अगस्त को फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, गाड़ी में लगाने के लिए झंडा खरीद लिया, अगले दिन उसे फेंक दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये कि उसकी इज्जत करो, मत खरीदो। अगर तुम उसे ढंग से रख नहीं रख सकते तो उसे खरीदो ही मत ना, इतने झंडे खरीदते हैं क्यों हैं। तो ये कि राष्ट्र ध्वज और इन सब की अगर आप दिल से मन से इज्जत नहीं रख रहे, अपने मन में वो नहीं रख रहे, तो न्यायालय क्या ही करेगा, न्यायालय आपको सज़ा नहीं दे सकता इन बेसिस पे। ठीक है, बाकी ये कि न्यायालय में जाके इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर कोई नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चे को, तब सरकार उसके घर तो आएगी नहीं कि भाई इसको पढ़ा, जबरदस्ती है, नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, वो सरकार ने स्कूल खोल दी, सरकार का इतना काम है
किसी के घर जाके उसको मार पीट के लेके नहीं आएंगे स्कूल के हाथ को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये सार्वजनिक स्थल को ख़राब करने वाला ये लोग करके जाते तो हैं। हल्का जुर्माना इन पे लगाया जा सकता है, पर कितना ही कुछ, मतलब ये दंड इसमें वो नहीं है। सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ कहाँ ध्यान रखेगी कि लोग मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये कि न्यायालय में ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर किसी ने इनकी रक्षा नहीं की, इनको माना नहीं, अपने दिल में इनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखी, देश के प्रति प्रेम नहीं रखा, तो उससे सजा मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ही ऐसी कि मन में तुम्हें अच्छी फीलिंग रखनी, भावना रखनी, एकता रखो। अगर कोई इंसान मन में नहीं रख रहा तो पता कैसे चलेगा उसके मन में क्या है। नेक्स्ट क्या विशेषता है बेटा आपकी, संघवाद, संघीय शासन व्यवस्था। अब इसमें क्या है, सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होना, कि सिर्फ एक लेवल की सरकार नहीं है कि आपकी केंद्र सरकार है, दो या दो से अधिक हो। हमारे यहाँ पे कितनी सरकार है, लेवल क्या है, 3 है हमारे पे, त्रिस्तरीय सरकार है। कैसे, सबसे ऊपर आपकी कौन सी सरकार थी, केंद्र सरकार, जिसमें अभी फिलहाल करंट का बता रही हूँ उदाहरण देके, बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, मोदी सरकार है हमारी केंद्र में। फिर उसके बाद राज्य सरकार आ रही है आपकी सेकंड नंबर पे। राज्य में कौन बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठी हूँ मैं, तो मैं दिल्ली का बता रही हूँ कि दिल्ली में किसकी सरकार बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की। फिलहाल वो जेल में, मगर सरकार अभी भी उन्हीं की है। तीसरे स्तर पर जो ग्राम पंचायत वाले हैं, गाँवों की जो सरकार है वो वाली सरकार, ठीक है। 3 लेवल पे बटी हुई है, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं सरकार, पूरी की पूरी पावर किसी एक के हाथ में हो। देखो बेटा, देश इतना बड़ा है, कोई एक सरकार उसे पूरी चला भी नहीं सकती है। अगर हमारे 28 राज्य हैं तो 28 सरकारें हैं, हर राज्य की अलग अलग सरकार है, ठीक है। और फिर उन सरकारों से मिलके एक बड़ी सरकार बनी है जिसका नाम है केंद्र सरकार, ठीक है। तो अब क्या है, कानून, काराधार और प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों को अपना क्षेत्राधिकार है, अलग अलग क्या है, सबके अलग अलग क्षेत्र अधिकार है। पावर क्या है, बटी हुई है, डिवाइड हुई हुई है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार को संवैधानिक प्रत्यभूति है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार के दोनों स्तरों को सहमति की आवश्यकता होती है, मतलब कि बैलेंस बना के चलना होता है इसमें। ये हो गया आपका संघवाद, जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकारें होती है। हमारे देश में कितनी है, 3 स्तर की सरकार है। कानून का शासन होता है, संविधान की अगर मेन बात अगर कुछ है तो कानून के हिसाब से चलती है, किसी एक बंदे के हिसाब से नहीं कि उसने कुछ सोचा उसके हिसाब से चल रही हो। कानून का शासन है, और कानून का शासन क्या कहता है कि सब बराबर, कानून की नज़र में सब कौन है, इक्वल है, हर हाल में, हर तरीके से, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का लड़की हो, कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, कुछ भी हो, सब क्या है, बराबर है। ये आपका है कानून का शासन, ठीक है। न्याय संबंधित कानूनों को लागू करा जाएगा और उसे माना जाएगा, जो नहीं मानेगा फिर उसको पकड़ा जाएगा। कानून की सर्वोच्चता, न्याय के शासन में क्या है, कानून की सर्वोच्चता, के सबसे ऊपर कानून ही है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून के समक्ष सब समान, ये वाला पॉइंट लिख लो। सारी जो हेडिंग्स होते हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है टीचर इतना गौर इसमें नहीं करेगी। सबसे पहले अगर कुछ दिखता है तो वो ये है हेडिंग, इसको ध्यान से लिखो, इसको पॉइंट, इनको नोट्स करके चला करो, ठीक है। कानूनी भावना का प्रबलता, कानूनी भावना की प्रबलता में क्या है कि जो ऊपर है, कानून के समक्ष सब समान है, कानून ही सब कुछ है, ये अब इसको फॉलो कौन करवाएगा, आपकी न्यायालय। न्यायालयों की आपको क्या है, आवश्यकता है। बिना न्यायालयों के इनको नहीं फॉलो करवाया जा सकता। कानून जो है वो कहाँ है, न्यायालय में तो ही है, कि ये वाला कानून का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो कानून के हिसाब से इसको ये वाली सज़ा मिलेगी। ये सब चीज़ें किसके हाथ में आ रही है, न्यायालयों के हाथ में। न्यायालय जो न्याय जो है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है वो बैठी हुई है इसकी रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। कानून ही सब कुछ है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है कि कानून से आगे चल रहा है, कि कानून में अगर ये लिखा हुआ है कि इस वाली गलती की ये वाली सज़ा है तो ये ही रहेगी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको इसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। इससे बढ़कर नहीं है कि अगर वो बंदा अमीर है तो वो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सज़ा पूरी मिलेगी। इसको उदाहरण सलमान खान है, कितना अमीर है वो इंसान, कितना बेहिसाब वाला पैसा उसके पास, फिर भी वो केस में फंस गया। ब्लैक बग वाला उसका केस था ना, कि उसने उसको मारा था, काले हिरन को। तो ये कि उसको पूरे उसके लिए जेल वेल भी जाना पड़ा, पूरी उस पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो कितना ही अमीर है, गलत उसने किया तो उसको पूरी सज़ा, उसके उसमें प्रोसेस में फंसा वो। शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का बंटवारा, विभाजन, के किसी एक बंदे के हाथ में ना हो, सबके पास बराबर बटी हुई हो। जिसमें क्या क्या चीज़ आ रही है बेटा, सरकार के 3 अंग आ रहे हैं, कार्यपालिका आपकी, फिर यहाँ पे न्यायपालिका आपकी, यहाँ पे विधान पालिका, सबके पास अलग अलग पावर, सबकी पावर्स क्या है, बटी हुई हैं। ये फिर उसके बाद सरकारें बटी हुई हैं,
केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, जिला स्तर की सरकार है। ठीक है, तो ये क्या कार्य जो है बटे हुए हैं, काम बटे हुए हैं, पावर्स बटी हुई हैं, शक्तियों का क्या है विभाजन हुआ है। अब ये किस आधार पे हुआ है, ये इसके 3 आधार हैं। देखो ये क्या है, केंद्र सूची, सारे इन सारे टॉपिक पे क्या है केंद्र के पास पावर है। उसके बाद क्या है राज्य सूची, सेकंड लिस्ट में क्या है राज्य, उसमें ये सारी चीज़ों पे राज्य काम कर सकती है। अब ये क्या है समवर्ती सूची, ऐसा टॉपिक जिसपे ये दोनों काम कर सकते हैं। रक्षा, अब देखो देश के लिए रक्षा, पूरे देश की, भारत की रक्षा कौन करेगी, केंद्र सरकार, जिनके सबसे ज़्यादा नेता जो हैं चुन चुन के गए, जिनके सबसे ज़्यादा सांसद गए हुए हैं, उनकी सरकार है, क्योंकि वो जीते, उनके पास बहुमत है, तभी तो उनकी केंद्र में सरकार बनी, क्योंकि बहुमत प्राप्त है, वो दल है। तो वो मेन रक्षा का काम करेंगे। मान लो भगवान न करे कभी ऐसा हो कि किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया, तो वो जो मेन काम है ना रक्षा का, जो हमारी बॉर्डर्स है उसका रक्षा करना, बिल्कुल बाहर वाले, उसका मेन सारे डिसीजन क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, केंद्र सरकार वाले, जिसमें कौन बैठेंगे, मोदी जी और उसकी पूरी टीम, टीम मोदी। ठीक है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर वगैरह हमारे सीएम हैं, इनका उसमें कोई वो नहीं है, वो सिर्फ एक राज्य के हैं, वो इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ बोल नहीं सकते। रक्षा का काम उनका है, सिर्फ और सिर्फ इनका। उसके बाद क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किस देश से कैसे संबंध बनाने हैं, ये जो हमारे पीएम है वो डिसाइड करेंगे। पीएम की जो टीम मोदी है वो डिसाइड करेगी, जैसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, वो सब करेंगे कि हमें एक दूसरे देश से कैसे संबंध रखने हैं। उसमें राज्य स्तर की सरकारों का कोई हक नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम छोटे छोटे से हैं, राज्य है ना 28, हम उसमें नहीं बोल सकते। क्या है बंदरगाह, राज्यों की जो हमारी सीमाएं हैं, सारी हमारे पूरे देश की जो सीमाएं हैं उस पर बंदरगाह कहलाते हैं। वो जो एंड की जो जगह होती है वहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकते हैं, सारा हमारा व्यापार वहाँ से चलता है, तो उन पे क्या कैसे करना, उनके सारे डिसीजन उनके हाथ में आएंगे। रेलवे की सारी शक्तियाँ, क्योंकि रेलवे पूरे देश में घूमती है, सिर्फ एक राज्य में तो नहीं है ना। रेलवे कैसे होती है, इससे यहाँ इससे यहाँ, पूरे देश में नेटवर्क जो है उसका फैला हुआ है, जाल की तरह फैली हुई है वो। तो इसलिए क्या है, इसकी पावर केंद्र वालों के पास जाएगी। हवाई, ठीक है, हवाई मतलब में क्या आ रहा है आपका हाईवे, क्योंकि हाईवे देखो बेटा एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रहे हैं, फिर उसको तीसरे से जोड़ रहे हैं, ऐसे हाईवे बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, तो उसमें केंद्र सरकार ही बात कर सकती है, राज्य सरकार कुछ नहीं बोल सकती। संचार व्यवस्था, आपके पूरा संचार कम्युनिकेशन के जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें आएंगी, बड़े बड़े टॉपिक। अब क्या है इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, अब राज्यों के पास क्या क्या अधिकार है, पुलिस, राज्य की जो पुलिस है वो राज्य के अंदर आएगी सारी। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के, सार्वजनिक हमारी जो दिल्ली के लोग हैं उनकी व्यवस्था करना, दिल्ली में जो भी दिक्कत चलेगी वो हमारे जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल है, उनके हिसाब से लेके चलेंगे, वो करेंगे सारा हिसाब किताब के दिल्ली में क्या करना है, कैसे करना है, दिल्ली को संभालने का काम उनका है। सारे पुलिस वाले दिल्ली वाले सारे इसमें आएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य, हॉस्पिटल सारे ये संभालेंगे, दिल्ली के अंदर जितने आ रहे हैं हॉस्पिटल के सारी जिम्मेदारी इनकी। अस्पताल और दवा खाने, जितने भी मेडिसिन वगैरह के कौन कौन सी सरकारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। पब्लिक हेल्थ में और हॉस्पिटल सारे, साफ़ सफाई का काम नगर निगम वाले सारे, सफाई सारे सीवर वगैरह इनकी सफाई, यमुना की सफाई, गंगा की सफाई, जो जो चीज़ें हमारे जिस राज्य में जो आ रही है उसकी सफाई का सारा काम उनका है। खेती किसान वाला टॉपिक भी सारा इनमें आ रहा है, जो जिस राज्य में खेती किसान वाले सब उसमें आ रहा है। अब ऐसे टॉपिक जो दोनों में ही आ रहे हैं, समवर्ती सूची है, ये देखो। अब ये देखो बेटा केंद्र का लोगो देखो एक बार यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी तरफ इसका देखो राज्य का लोगो, राज्य का लोगो। अब इसमें क्या है, राज्य केंद्र दोनों के लोगो बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, न्याय। देखो हर राज्य में आपका हाई कोर्ट बना हुआ है, तो न्याय तो वो भी कर रहे हैं। और पूरे सेंटर के लेवल पर कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, आपका पूरे देश के लिए जो एक अदालत है वो क्या है, आपकी सर्वोच्चतम अदालत, सर्वोच्च अदालत जिसे कहा जाता है। तो न्याय दोनों स्तर पर है, हाई कोर्ट्स भी बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ है। बड़े लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, हर राज्य के स्तर पर कौन से हाई कोर्ट है आपके, ठीक है, हर स्टेट के। शिक्षा, शिक्षा के ऊपर निर्णय ये भी ले सकते हैं और हम भी ले सकते हैं। हमारे दिल्ली में कैसी शिक्षा करनी है, क्या करना है, स्कूल कितने खोलने हैं, वो सब हमें सो करता है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं, खतरे वाली बात नहीं है। और राज्य स्तर की जो सरकार है और केंद्र स्तर की सरकार है, दोनों इसमें कर सकते हैं। ठीक है, वन वन मतलब जंगलों से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएंगे उसमें दोनों बात कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन, व्यापार कैसे करना है, व्यापार वाला ऐसा टॉपिक है जिसपे अगर दोनों बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये मान के चलो ये सारे बड़े बड़े मेन टॉपिक इसमें आ रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल बातें इसमें आ रही है, और जो बिल्कुल नॉर्मल है वो दोनों में आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको क्या कहा गया है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों को बांटना, शक्तियों को बांटना।
बेटा टॉपिक क्या कह रहा है आपका, संविधान की विशेषता में जो आएगा संप्रभुता। इसका मतलब क्या है कि हम आज़ाद हैं, संप्रभु हैं हम किसी के गुलाम नहीं है। इसमें क्या है, सत्ता जो है जनता में निहित है, जनता के हाथ में है। ठीक है, जनता क्या है, सर्वोपरि है। जनता वोट डालेगी, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है, चुनाव होंगे, लोकसभा विधानसभा, ये पूरा बना हुआ है हमारा सिस्टम जो हमें अभी आगे पढ़ना है। ये पूरा जो है इसको क्या कहा जाता है, संप्रभु के। हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के उपनिवेश नहीं है, किसी का हम पे अधिकार नहीं है, हम क्या है, आज़ाद है। जनता सर्वोच्च है, संविधान की शक्तियाँ इसी से जनता से प्राप्त होती हैं। ये सारी इसमें क्या है, आज़ादी वाली बात कि हम संप्रभु हैं, संप्रभु राज्य है हम किसी के गुलाम नहीं है। ठीक है, इसमें ये टॉपिक बताना है आपको। नेक्स्ट है बेटा लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में सबको पता है, लोगों का जहाँ तंत्र होता है, जनता की सारी पावर जनता के हाथ में थी, जनता वोट देती है, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को संसद में भेजती है, फिर वो क्या है, रूल करते हैं। ये हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में सबको पता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। अब क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य और सार्वधर्म स्वभाव। मतलब क्या है कि ऐसे कि सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जिसमें सनातन धर्म वाले, सिख वाले, ईसाई वाले, सारे हिंदू मुस्लिम सब ए टू जेड जितने भी धर्म है सभी को मानने की पूरी आज़ादी है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपको नहीं मानने दे रहे। धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, 2-3 धर्मों को एक साथ मान सकते हो, या किसी धर्म को ना मानो, नास्तिक रहो कि भाई हम मान ही नहीं रहे धर्म को, सब अलाउड है। कोई किसी प्रकार का आपके ऊपर क्या है, कंट्रोल नहीं है कि आप इस धर्म के या उस धर्म के, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। इसको क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता। हमारा देश कैसे है, धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म का नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, कोई एक धर्म को ऐसे फॉलो नहीं करा जा सकता, क्योंकि गलत भी है। जिसकी जिसमें आस्था है भाई वो उसको मान ले, जिसको जिसके पास जाके, जिस मंदिर में अच्छा लग रहा है, मस्जिद में अच्छा लग रहा है, गुरुद्वारे अच्छा लग रहा है, वहाँ जाओ। मेरा बता रही, मैं तो सब जगह जाती हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं बंगला साहिब यहाँ मैं वहाँ भी गई हूँ, मैं सब जगह गई हूँ। ठीक है, तो ये कि जिसका जहाँ मन लग रहा है कोई जा सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। धर्मनिरपेक्ष क्या है, देश है हमारा। ठीक है, ये बेसिक स्टोरी बता रहे हैं कि ब्रिटिश भारत जब हम थे, हम धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके वो गए। पाकिस्तान ने क्या कर लिया, खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या है, इनको इस्लाम वालों को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, इस्लाम धर्म को माने हैं। भारत के नेताओं ने क्या है, इच्छा जताई कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, सभी धर्मों को मानने की पूरी आज़ादी होगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ज़बरदस्ती पूजा करवाना, किसी से ज़बरदस्ती पे फोर्स करना कि नहीं इसी को धर्म को मानना है, तो गलत है। जिसका जिसमें मन है, जिसमें आस्था है वो माने। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है आपकी, संसदीय व्यवस्था। संविधान की सबसे अच्छी चीज़ है संसद है आपके लिए। एक तरफ क्या है आपकी लोकसभा, दूसरी तरफ क्या है आपकी राज्यसभा, जो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, ये आपकी न्यू वाली संसद है, उसके बारे में संसदीय व्यवस्था, इसको आपको समझना है। इसमें संसदीय व्यवस्था आपकी क्या है, इसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, विधायिका बटी हुई है, कार्यपालिका बटी हुई है, न्यायपालिका बटी हुई है। जैसे क्या ये सरकार के अंग भी कहा जाता है, सरकार के 3 अंग हैं ये आपके। संसद का क्या काम है, आपका पूरा कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करवाना, शासन को, सत्ता को करवाना। अब ये क्या है, अगर कोई उसको नहीं मानता तो दंड देना, कानून के विवादों को सॉल्व करना, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, अनुशासन जो है बनवाए रखना। ठीक है, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसको खिलाफ सजा देना। अब एक बार ये क्या है, जो आपकी संसद वाला है, इसको टॉपिक को समझ लो। एक तरफ क्या है लोकसभा, दूसरी तरफ क्या है राज्यसभा, तीसरा क्या है आपका राष्ट्रपति। इन 3 चीज़ों से मिलकर आपकी क्या बनती है, संसद। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और आपकी राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा में। ये क्या है, राज्यसभा, इसमें हम नहीं चुनते, जिनको हमने एमएलए को चुन के भेजा है ना, जिनको क्या कहा जाता है, एमएलए, विधानमंडल वाले, वो आगे इनके लिए भेजते हैं। और राष्ट्रपति, इन चरणों से गुजर के एक बिल बनता है, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये सिग्नेचर करेंगे, फिर। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यूनिट 1 आपकी कवर हो चुकी है, पूरी यूनिट एक ही चैप्टर में, एक ही पार्ट में हो गई। और ये कि अगर किसी को अब भी कुछ ना समझ आ रहा हो, इसमें कन्फ्यूजन हो, तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये कि बस एक ही क्वेश्चन बनेगा कि संविधान क्या है, उसकी विशेषता बता दो, संविधान बता रहे, और जितने सारे पॉइंट आए सारे लिख लो, इनको आपको एक्सप्लेन करना आपके पेपर में। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल बाय।